इजराइल हमास के बीच में शांति की कोशिशों में लगे डोनाल्ड ट्रंप को एक और झटका लग गया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बुधवार को साफ साफ कह दिया कि हम किसी के भरोसे नहीं हैं, हम अपनी सुरक्षा खुद करेंगे। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से मुलाकात से ठीक पहले बहुत कड़े टोन में, बहुत कड़े शब्दों में नेतन्याहू की तरफ से प्रतिक्रिया आई। गाजा के बाद जो भी डेलीगेशन या इंटरनेशनल सिक्योरिटी सिस्टम्स बनेंगे, आखिरी फैसला इजराइल ही करेगा। उन्होंने संकेत दिया कि गाजा में अगर कोई इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्स तैनात भी रहेगी तो भी जब उन्हें लगेगा कि सुरक्षा पर असर हो रहा है तो वो कड़े फैसले खुद लेंगे। नेतन्याहू का यह ऐलान ऐसे वक्त में आया जब गाजा में शांति की कोशिशें हो रही हैं, इंटरनेशनल पीस फोर्स की तैनाती की बातें हो रही हैं। वहां सरकार प्रशासन कौन चलाएगा, ये सवाल बना हुआ है। हमास का क्या होगा, इस पर भी कुछ साफ नहीं हुआ है। अमेरिका ने भरोसा दिलाने की कोशिश की, गाजा में नो अमेरिकी बूट्स ऑन द ग्राउंड होगा, यानी कि अमेरिका का एक भी सैनिक गाजा में तैनात नहीं होगा। अंतिम सुरक्षा का निर्णय इजराइल को ही करना है। ये साफ संकेत है कि अमेरिका का पूरा गाजा अब इजराइल के हवाले छोड़ने जा रहा है। अभी ये साफ नहीं है कि गाजा में सुरक्षा बल किस देश से आएंगे। चर्चा में तो तुर्की और इंडोनेशिया का नाम आया। ब्रिटेन ने भी निगरानी के लिए कुछ अफसर भेजने की घोषणा की। नेतन्याहू की टिप्पणी से ये स्पष्ट है कि किसी भी देश के सैनिकों की तैनाती पर इजरायली चिंताएं होंगी, खास करके अगर उन देशों की पॉलिटिकल बैकग्राउंड इजराइल के लिए संवेदनशील हो। ट्रंप प्रशासन के भीतर इस बात की चिंता है कि नेतन्याहू गाजा समझौते से पीछे हटने पर विचार कर सकते हैं, जिससे फिर से बड़े पैमाने पर युद्ध शुरू हो सकता है। ट्रंप के करीबी जेडी वेंस सीज फायर के मजबूत करने की कोशिश के तहत इजराइल पहुंचे हैं। जेडी वेंस ने हमास को निरस्त करने और साथ ही गाजा का पुनर्निर्माण करके वहां पर निवासियों के जीवन को बेहतर बनाने की चुनौतियों पर जोर दिया। वेंस ने अपने दौरे के दौरान इजरायली बंधकों के रिश्तेदारों से भी मुलाकात की और उनके साथ मिडिल ईस्ट में अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर भी थे। इजराइल सरकार ने घोषणा की है कि अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो नेतन्याहू से मुलाकात करने के लिए इजराइल का दौरा करेंगे। जेडी वेंस ने कहा कि हम इजराइल को सहयोगी के रूप में चाहते हैं और अमेरिका के मिडिल ईस्ट में कम रुचि चाहते हैं। नेतन्याहू ने वेंस से मुलाकात के बाद कहा कि इजराइल अमेरिका का गुलाम या अधीन देश नहीं है। उन्होंने इस तरह की बातों को बिल्कुल बकवास बताया। नेतन्याहू ने कहा कि कभी लोग कहते हैं कि इजराइल अमेरिका को चलाता है, फिर कुछ दिन कहते हैं कि अमेरिका इजराइल को कंट्रोल करता है। ये सब फालतू की बातें हैं। हम अमेरिका के साथ एक मजबूत साझेदारी में हैं। हमारे विचार और लक्ष्य मिलते जुलते हैं। हाँ, कभी कभी छोटी मोटी बातों में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में हम एक जैसी ही सोच रखते हैं और साथ मिलकर ही काम करते हैं। अभी हाल ही में ट्रंप ने इजराइल की संसद को संबोधित किया था और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का इजराइल की संसद में जबरदस्त स्वागत हुआ था। उसकी तस्वीरें जो हैं, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रखे हैं। जैसे ही ट्रंप संसद के विशेष सत्र में पहुंचे, पूरा हॉल जो था वो तालियों से गूंज उठा। उसकी तस्वीर देखिए, आपको डोनाल्ड ट्रंप वहां पर नजर आ रहे हैं और कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप यहां पर एंटर करते हैं, पूरा का पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। और कितनी तल्लीनता के साथ में डोनाल्ड ट्रंप इस पूरे सेशन को सुन रहे थे। और देखिए, ये तस्वीर जो है ये इजराइल की संसद की है। इजराइल की संसद की, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे और जैसे ही ट्रंप यहां पर पहुंचे और उसके बाद में कैसे स्टैंडिंग ओवेशन वाली सिचुएशन नजर आई थी। एक बार फिर से आप देखेंगे, यहां पर डोनाल्ड ट्रंप संसद के विशेष सत्र में पहुंचे, पूरे हॉल में तालियों की गूंज सुनाई देने लगी। 5 मिनट तक सांसद खड़े होकर उनका स्वागत करते रहे। ये उस वक्त हुआ जब ट्रंप हाल ही में इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम समझौते में अहम भूमिका निभाने के बाद एक छोटे दौरे पर यरूशलेम पहुंचे थे। संसद में ट्रंप का परिचय प्रेसिडेंट ऑफ पीस यानी कि शांति के राष्ट्रपति के रूप में कराया गया। इसके बाद में इजराइल की संसद ने घोषणा की कि वो आने वाले वर्ष 2026 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए डोनाल्ड ट्रंप का नाम प्रस्तावित करेगी। दरअसल ट्रंप के कार्यकाल में इजराइल अरब संबंधों में ऐतिहासिक सुधार हुए हैं, ये दावा किया जा रहा है। अब्राहम समझौते के जरिए यूएई, बहरीन, मोरक्को जैसे अरब देशों ने पहली बार इजराइल से औपचारिक संबंध स्थापित किए। वहीं ट्रंप प्रशासन ने यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के रूप में मान्यता दी, जो इजराइल के लिए दशकों से प्रतीकात्मक जीत थी।
और यही कारण है कि इजरायली राजनीति में ट्रंप को एक नायक और रक्षक के रूप में देखा जाता है। उनके फैसलों ने न सिर्फ इजरायल की सुरक्षा को मजबूत किया, बल्कि उन्हें घरेलू राजनीति में भी एक स्थायी दोस्त की पहचान दी। हालांकि अमेरिका शुरू से ही इजरायल का कट्टर समर्थक रहा है और जब भी इजरायल मुश्किल में होता है, अमेरिका सबसे पहले मदद को आगे आता है। हालांकि अमेरिका समय समय पर इजरायल के खिलाफ कड़े बयान भी देता रहा है, चाहे दोहा में इजरायल का हमला हो या फिर उस वक्त ट्रंप ने नेतन्याहू ने इस हमले की निंदा जरूर की थी। इजरायल और अमेरिका के बेहतरीन रिश्तों का इतिहास क्या है और आखिर वो कौन से राजनीतिक, कूटनीतिक और आर्थिक समीकरण हैं जिनकी वजह से अमेरिका हमेशा इजरायल के कदम को सही बताता है। अमेरिका ने इजरायल की स्थापना के समय से ही उसका समर्थन करना शुरू कर दिया था। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन 1948 में इजरायल के निर्माण के समय इसे मान्यता देने वाले पहले वैश्विक नेता थे। 1948 में इजरायल के अस्तित्व में आने के साथ ही अमेरिका उसे मान्यता देने वाला पहला देश बना। इजरायल के अस्तित्व के ऐलान के महज 11 मिनटों के भीतर उसे अमेरिकी मान्यता मिल गई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त जब अमेरिका और सोवियत संघ के कोल्ड वॉर का दौर था, तो यूरोपीय ताकतें कमजोर हो रही थी और अमेरिका अरब जगत में सत्ता संघर्ष का बड़ा बिचौलिया बनकर उभर रहा था। तेल रिजर्व को लेकर अरब जगत में अमेरिका के हित लगातार बढ़ रहे थे, लिहाजा उसे अरब देशों को नियंत्रित करने के लिए इजरायल की जरूरत थी और यही वजह थी कि अमेरिका ने इजरायल को मान्यता देने और एक सैन्य ताकत में उसे बढ़ावा देने में कोई देर नहीं की। हालांकि ट्रंप के सत्ता में आने से पहले इजरायल और अमेरिका के बीच समय समय पर मतभेद देखने को मिलते रहे हैं। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और इजरायल के मौजूदा प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच मतभेदों की वजह से थोड़े समय के लिए अमेरिका और इजरायल के संबंध तनावपूर्ण थे। दोनों में ईरान से न्यूक्लियर डील को लेकर टकराव था। नेतन्याहू ने रिपब्लिकन पार्टी के बहुमत वाली यूएस कांग्रेस में जाकर अमेरिका की ईरान नीति को लेकर बराक ओबामा की तीखी आलोचना की थी, लेकिन ओबामा ने अपने कार्यकाल के आखिरी दिनों में इजरायल के 38 अरब डॉलर के पैकेज को भी मंजूरी दे दी थी। बाइडेन ने भी इजरायल में न्यायिक प्रणाली में बदलाव की नेतन्याहू की कोशिश की पहले आलोचना की, लेकिन 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद पूरी तरह से इजरायली प्रधानमंत्री के साथ खड़े दिखे। 1972 के बाद से अब तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका इजरायल के खिलाफ लाए गए 50 प्रस्तावों को गिरा चुका है। अमेरिका सबसे ज्यादा आर्थिक मदद इजरायल को ही देता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से अब तक इजरायल को 158 अरब डॉलर की अमेरिकी सहायता मिल चुकी है। इजरायल हर साल अपने कुल रक्षा बजट का लगभग 16% अमेरिका से हासिल करता है। इजरायल और अमेरिका के बीच में हर साल 50 अरब डॉलर का कारोबार होता है। इजरायल अमेरिका की मदद से एक बहुत बड़ा रक्षा उद्योग खड़ा कर चुका है। अपने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग बेस की वजह से ही वो आज दुनिया भर में हथियार और सैन्य साजो सामान का 10वां सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। अमेरिका इजरायल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भी है। तो अब वाकई में ये देखने वाली बात है कि आखिर इजरायल का ये जो रुख है वो अमेरिका के बाद में, अमेरिका की प्रतिक्रिया उसके बाद में किस रूप में आती है, ये देखने वाली बात है।